गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन आपने बहुत बार सुना होगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो दुनिया है वो सिमट के एक छोटे से गांव के रूप में हो गई है, जहाँ पे हम सोशली कल्चरली मतलब चाहे सोशल रूप में हो, चाहे कल्चर फॉर्म में हो, चाहे प्रॉफिट के बारे में हो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, यानी हर तरह से जो दुनिया है वो सिमट के एक पास में आ गई है। यानी आप ये घर बैठे विदेश में अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई सामान ऑर्डर करना है, आप मार्केट नहीं जाना चाहते हैं, आप घर पे मंगा लेते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो ऐसा नहीं है कि वो केवल उस कंट्री में ही इंक्रीज हुई जहाँ पे वो डेवलप हुई, बल्कि पूरी दुनिया ने उसका फ़ायदा उठाया। तो इस चैप्टर में भी हमें ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन हम केवल इसको लिमिटेड स्फेयर में पढ़ेंगे जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो अगर इस चैप्टर की बात करें तो जो मेन चीज़ उभर के आती है वो है एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती है? यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो कि एक जगह पे ना होके पूरे मतलब विश्व के कई सारे देशों में ये अपना बिजनेस करती है। तो इसका रीज़न क्या है? जो एमएनसीज है वो जैसे मान लो एक जगह से तो वो प्रोडक्शन करती है, दूसरी जगह उसको असेंबल करती है, तीसरी जगह उसको बनाती है और या सेल करती है, और फोर्थ जगह वो क्या करती है? वो उसको कॉल सेंटर बनाती है। यानी एक कंट्री जहाँ पे वो बन रहा है, दूसरी जगह जहाँ वो असेंबल हो रहा है, तीसरी जगह जहाँ वो बन के बिक रहा है, और चौथी कंट्री जहाँ पे उसकी सर्विस से रिलेटेड कॉल सेंटर होते हैं। तो ये क्यों होता है? इससे ये फ़ायदा होता है एमएनसीज को कि जो इनकी लागत होती है वो कम आती है, और जो प्रॉफिट होता है, इन सब का मेन रीज़न जो है वो है प्रॉफिट। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो ये प्रॉफिट है वो तकरीबन इनको 50 to 60% तक का होता है। तो अगर वो एक ही अपने ही कंट्री में केवल उसको करेंगे तो उनको खर्च ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से करने से उनका जो खर्च है वो घट जाता है, और जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है। तो जो ये मल्टीनेशनल कंपनी कॉरपोरेशन है, वो जब कहीं पे उनको सेटअप करना होता है तो कुछ बातों को वो ध्यान देती हैं जिससे कि उनको कोई नुकसान ना हो। तो वो मेन बातें क्या हैं, हम उस पर अभी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एमएनसीज कहीं भी सेटअप करने से पहले कुछ खास बातों पर ध्यान देती हैं। तो हम ये देखेंगे वो बातें कौन कौन सी हैं जो एमएनसीज देखती है। तो अब हम ये देखेंगे जो एमएनसीज है वो किन किन कंडीशंस पे या किन किन बातों को ध्यान पर रखकर अपना जो प्रोडक्शन है वो किसी कंट्री में सेटअप करती हैं। तो जो क्वेश्चन था कि व्हाट आर द थिंग्स एमएनसीज लुक फॉर बिफोर सेटिंग अप अ प्रोडक्टिव यूनिट। सबसे पहले वो क्या देखती है कोई भी प्रोडक्टिव यूनिट लगाने से पहले? दैट इट इज़ क्लोज टू द मार्केट, कि जहाँ पे वो प्रोडक्टिव यूनिट अपना लगा रहे हैं उसके आसपास जो मार्केट है वो कितनी डिस्टेंस पे है या कितने पास में है, जिसके हिसाब से वो अपना हिसाब लगाते हैं खर्च का और लेबर का। दूसरी बात वो क्या देखते हैं? देयर इज़ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। ठीक है, लेबर चाहिए, स्किल्ड भी चाहिए, अनस्किल्ड भी चाहिए, और साथ ही साथ ये बात पे भी ध्यान देते हैं कि उनको कम से कम लो कॉस्ट देना पड़े ताकि जो उनका प्रॉफिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके अलावा एक जो तीसरी बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो उस कंट्री के में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उनको ध्यान देते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। अगर ये सारी बातें उनके फेवर में होती है तो एमएनसीज अपने प्रोडक्टिव यूनिट को उस कंट्री में सेटअप कर देती है। अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे हमने कोई ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, कार खरीदा, तो उस पर जो खर्च हुआ वो तो हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसी इन्वेस्टमेंट को जब कोई एमएनसीज करती है तो वो क्या कहलाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है वेरी शॉर्ट टाइप कि द मनी दैट इज स्पेंड सच एज लैंड, building, machines and other equipment is called investment, but which investment made by MNCs is called foreign investment. अब
इन्वेस्टमेंट करने के लिए एमएनसीज क्या करती है, वो सेटअप करती है। तो सेटअप करने के लिए भी जो एमएनसीज है कुछ बातों को ख्याल में रखती है, और अभी हम उसको देखते हैं कि वो सेटअप करते समय किन किन बातों का ध्यान रखती है। तो हमने देखा कि जब प्रोडक्टिव यूनिट लगाने के पहले वो किन किन चीज़ों पर ध्यान देती है एमएनसीज। अब हम देखेंगे कि जब वो प्रोडक्टिव यूनिट लगाती है तो सेटअप करते समय वो क्या क्या काम करती है। सबसे पहले जो एमएनसीज है वो क्या काम करती है, वो जिस कंट्री में प्रोडक्टिव यूनिट लगाती है वहाँ के लोकल कंपनी के साथ टाई अप कर लेती है। इससे दोनों का फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि जो वहाँ की लोकल कंपनी है, एक तो उसको फॉरेन करेंसीज मिलती है, यानी प्रॉफिट उसका बढ़ जाता है, जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है। दूसरा, जो ये एमएनसीज हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर आती हैं, तो ये भी फ़ायदा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो एमएनसीज करती है, वो किसी भी ऐसे जो उस कंट्री की बहुत फेमस या जिसका बहुत नाम है उस कंपनी को वो पार्टनरशिप ना देकर उन्हें खरीद लेती, क्योंकि एमएनसीज के पास इतने पैसे होते हैं जो किसी भी छोटे मोटे कंट्री के साल भर का बजट होता है। तो वो क्या करती हैं, वो उस कंपनी को खरीद लेती हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लेती हैं। तीसरा, एक बहुत बड़ा इनका एक जरिया है प्रॉफिट कमाने का। ये छोटे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको ऑर्डर प्लेस करती हैं बड़ी मात्रा में, और उस प्रोडक्शन को यानी उस प्रोडक्टिव यूनिट को वो अपने पास ले आते हैं। फिर उसमें अपना लोगो, हॉलमार्क या जो भी उनके सिंबल्स होते हैं, उसी प्रोडक्ट को वो लोकल मार्केट में बनवा के अपने ब्रांड के नाम से बेचते हैं। जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कपड़ों का, जूतों का, कि जैसे अगर कपड़े की बात की जाए, किसी लोकल टेलर ने उसे बनाया, लेकिन अब मान लो वो किसी ब्रांडेड कंपनी का है, तो उसने उस कपड़े पर अपना ब्रांड लगाया, लोगो लगाया, और वो मॉल में आके जो 100 रुपये का उस स्मॉल प्रोडक्ट को बनाया गया था 100 रुपये में, उसको अब 1000 में बेचा गया। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी 3 बातें हैं जो एमएनसीज हैं अपने प्रोडक्टिव यूनिट को लगाते समय ध्यान देती हैं। तो अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा दोनों का होता है। दोनों कौन है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, यानी जो बना रहा है इसको भी प्रॉफिट है और जो कंज्यूमर है उसको भी प्रॉफिट है। प्रोड्यूसर को प्रॉफिट क्यों है कि वो एक कंट्री के अलावा कई सारी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। और कंज्यूमर क्या है, ही और सी हैज़ सो मेनी ऑप्शन टू बाई। उसके पास ये ऑप्शन है कि वो रिबॉक का भी ले सकता है, वो लोकल का भी ले सकता है, वो नाइकी का भी ले सकता है, वो एडिडास का भी ले सकता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एग्जैक्टली क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आज किसी देश में कुछ हो रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो विश्व के दूसरे देशों में भी पड़ेगा। इसका एक सीधा सा एग्जांपल हम अभी हाल में हुई अमेरिका की घटना से ले सकते हैं, जहाँ पे एक जो काला आदमी था अश्वेत, वो मारा गया एक पुलिस के द्वारा। वो भी अनविलिंगली अनजाने में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसका विरोध करने के लिए अमेरिका में रहने वाले लोगों ने और साथ ही साथ दूसरे कंट्री के लोगों ने भी इसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि वो उनका कहना है कि आज के इस समय में जो रंग भेद की नीति है वो पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ, ये केवल हुआ हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो अगर ग्लोबलाइजेशन को हमें डिफाइन करना पड़े तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन आर इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, जहाँ पे ये दूसरे कंट्रीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन अब आप पूछोगे कि जो ये इंटरकनेक्शन है उसको बढ़ाने में किसने सबसे ज़्यादा महत्व योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो हम इन 3 चीज़ों को सबसे पहले रखेंगे। पहला तो है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है टेक्नोलॉजी और तीसरा है हमारा लिबरलाइजेशन। ट्रांसपोर्ट आपको पता है एयर, वाटर और लैंड रूट है, जहाँ पे पहले जो बेसिक अगर हम प्रिमिटिव एरिया की बात करें तो आपको पता है गाय, भैंस, घोड़े, गाड़ी यूज किए जाते थे। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, ट्रेन आए, हवाई जहाज़ बने, पानी के जहाज़ बने,
तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई कि आज जो ये ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे विश्व में फैला हुआ है, और इसी वजह से एक आम इंसान भी जो है फ़्लाइट की यात्रा कर पाता है। दूसरी बात करें हम टेक्नोलॉजी की, स्पेशली आईटी की, तो हम देखते हैं कि हमारा जो डेली का जीवन है, यानी हमारी जो डेली रूटीन है, उसमें जो आईटी है या टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कपड़े धोने की बात हो, बर्तन धोने की बात हो, या यहाँ तक कि हमें काम करने वाली भी बात हो, तो जो टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया है टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या करता है, ये जो बैरियर्स होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में किसी दूसरी कंट्री में, उन बैरियर्स को हटाने का काम करते हैं। तो अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन।